हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट आर स्मॉल इन साइज एंड हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फर्स्ट पार्ट तो ये कहता है हमें कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट होती है, इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। सेकेंड, हमें ये पता चला कि इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ इज द ओनर एंड परफॉर्म ऑल द मैनेजरियल फंक्शन। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद ही क्या होता है, इसका ओनर होता है और जितने भी मैनेजरियल फंक्शन होते हैं वो खुद परफॉर्म करता है। इन सम केसेस ही मे एडमिट अ पार्टनर हु मे कंट्रीब्यूट पार्ट ऑफ द कैपिटल और प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस इन रनिंग द बिजनेस। कई बार क्या होता है ना कि जो भी ये क्या करते हैं, कई बार पार्टनर को अपने साथ ले लेते हैं, एक पार्टनर को, एक पर्सन को अपने साथ ज्वाइन कर लेते हैं। उसका मेन काम क्या होता है, वो कैपिटल भी लेके आता है और कई बार क्या होता है, टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल हेल्प भी लेके आता है बिजनेस को चलाने के लिए। एट टाइम दे मे ऑल्सो अडॉप्ट कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट देयर नंबर इज नेग्लिजिबल एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। कई बार क्या होता है कि ये जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में जो है वो काम करते हैं। दस, पर्सनल करेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रिमेन द मेन फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। लेकिन यहाँ पे जो इनका मेन जो करेक्टरिस्टिक है, मेन जो प्रोसेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, एज अ स्मॉल स्केल सेक्टर ही रहती है। यहाँ पे जो है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन जो इनका करेक्टर है, पर्सनल करेक्टर है, वो स्मॉल स्केल सेक्टर ही जो है इसका मेन फीचर होता है। इट इज ऑब्जर्व दैट मेजोरिटी ऑफ द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज लैक फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये देखा गया है कि बहुत सारे स्मॉल स्केल जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास फॉर्मल एजुकेशन इतनी नहीं होती, उसकी कमी होती है, साथ ही साथ ही इनके पास इतनी ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है। और जो इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो भी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। दे यूजली डिपेंड अपॉन देयर ओन फंड एंड बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो अपने खुद के पैसों पे डिपेंड रहते हैं, या फिर अगर पैसे की और ज़रूरत होती है या तो बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर किसी फ्रेंड या रिलेटिव से क्या कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव से। दीज यूनिट आर लेबर इंटेंसिव इन नेचर एंड डू नॉट यूज सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, इसलिए ये जो है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते। यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ की जाती है गुड्स को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, वो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सो यूनिट कैन बी एस्टैब्लिश इवन इन रिमोट रूरल एरियाज। तो यहाँ पे जो भी स्मॉल स्केल यूनिट होती है, स्मॉल स्केल सेक्टर होते हैं, वो उनको कहाँ पे सेटअप किया जाता है, इनको सेटअप किया जाता है रिमोट रूरल एरियाज में जो है इनको सेटअप किया जाता है। दिस हेल्प्स इन अचीविंग बैलेंस, रीजनेबल डेवलपमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड वाइडनिंग द इंडस्ट्रियल बेस थ्रू आउट द कंट्री। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है, ये किस में हेल्प करते हैं कि एक जो भी रीजन है, पर्टिकुलर रीजन की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ जो भी इकोनॉमिक पावर है उसका क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। The definition of small scale industry vary from country to country and is based upon factor like number of person employed, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन या टर्नओवर, लोकेशन, टेक्नोलॉजी सेक्टर। यानी कि अगर हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्चुअली में होता क्या है, तो हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग, कंट्री टू कंट्री जो है इसकी डेफिनेशन वेरी करती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या फिर किस तरीके की इंडस्ट्री है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री हैव टेकन द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो क्या करती है, ये बताती है कि इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है किस बेसिस पे, कि उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन यूएसए एंड यूके एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया, यूके और यूएसए में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जानने का जो मेन क्राइटेरिया है वो है एम्प्लॉयमेंट, कि कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम पता लगाते हैं इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कि इन्वेस्टमेंट कितनी है उस बिजनेस में। जापान, कोरिया और फिलिप्स में हम इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों को ही कंसिडर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि स्मॉल स्केल यूनिट है या नहीं है। इन चाइना की अगर हम बात करें तो टर्नओवर का यूज़ किया जाता है एज अ बेसिक क्राइटेरिया फॉर डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। की अगर हमें ये पता लगाना है कि ये स्मॉल स्केल यूनिट है या फिर ये लार्ज स्केल यूनिट है, तो किस बेसिस पे हम पता लगा रहे हैं कि उस बिजनेस का टर्नओवर कितना आ रहा है, ठीक है। इन इंडिया बोथ द इन्वेस्टमेंट एंड लेबर एम्प्लॉयड आर टेकन इनटू अकाउंट टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर जो है हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। इसको पता लगाने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। पहला कि उस बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट है, सेकंड कितने लेबर जो है वहाँ पे काम कर रही है। Prior to 1960,
A small scale unit had been defined as an undertaking with a gross investment in fixed assets of rupees less than rupees 5 lakh and employing less than 50 workers per day if using power और लेस देन 100 वर्कर पर डे इफ़ नॉट यूजिंग पावर। इसमें कहा गया 1960 से पहले की अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को किस तरीके से हम डिफाइन करते थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसी बिजनेस है, एक ऐसी यूनिट है जहाँ पे जो फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख रुपए से कम है और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो 50 से कम काम कर रहे हैं। अगर वो पावर इंडस्ट्री है, अगर पावर इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, इफ़ नॉट यूजिंग पावर, तो वहाँ पे 100 वर्कर जो है वो काम करें। जैसे कि हमने बात की कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चेक करने के लिए कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इंडिया के अंदर 2 क्राइटेरिया का यूज़ किया जाता है, इन्वेस्टमेंट और वर्कर्स, यानी कि कितने लेबर काम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो जो फिक्स एसेट्स है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं लेबर की, अगर वो इंडस्ट्री पावर से रिलेटेड है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट 50 से भी लेस होनी चाहिए। अगर वो इंडस्ट्री के अंदर पावर का यूज़ नहीं हो रहा है तो वहाँ पे 100 वर्कर जो है पर डे काम करने चाहिए। यहाँ पे जो वर्कर्स की बात की गई है वो एक दिन में इतने वर्कर जो है वो काम करने चाहिए। In 1960, the employment criteria was dropped from the definition and the concept of ancillary unit was introduced with an investment limit up to rupees 10 lakh। यानी कि 1960 में क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे हम डिफाइन करते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया को तो हटा दिया गया और जो एंसिलरी यूनिट था उसका कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट थी 10 लाख रुपए। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पे बात हो रही है कि 1960 में एक नया कंसेप्ट आया कि जहाँ पे हम पहले इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री में डिफ्रेंशिएट करते थे, वहीं पे 1960 में ये कहा गया कि अब हम एम्प्लॉयमेंट को नहीं देखेंगे, हम इसकी जगह एक नया कंसेप्ट लाया गया एंसिलरी यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसके इन्वेस्टमेंट लिमिट थी 10 लाख रुपए। इन 1960 की हमने बात की। अब 1966 में क्या हुआ, जो कंसेप्ट था ग्रोस इन्वेस्टमेंट का इन अ फिक्स असेट वाज रिप्लेस बाय इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड द लिमिट वाज रेज टू रुपीज 5 लाख फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहले जो लिमिट थी वो 5 लाख से कम थी, अब जो लिमिट थी 1966 में वो 5 लाख तक रुपए बढ़ा दी गई। 5 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पहले 5 लाख से कम इन्वेस्टमेंट करनी थी। और जो एंसिलरी यूनिट की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 10 लाख और जो पहले कितनी थी, पहले भी इतनी थी कि अप टू 10 लाख तक आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद आता है दिस लिमिट वॉज रेज टू रुपीज 10 लाख इन स्मॉल स्केल यूनिट एंड 15 लाख इन एंसिलरी यूनिट, यानी कि इस लिमिट को फिर से बढ़ाया गया 1975 में। द कंसेप्ट ऑफ Tiny unit was introduced in 1977 which was defined in terms of investment in plant and machinery up to rupees 1 lakh। एक नया कंसेप्ट आया, एक नई इंडस्ट्री आई जिसको हम बोलने लगे टाइनी यूनिट्स। टाइनी यूनिट्स के अंदर कहा गया कि 1977 में ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंदर जो हमारे प्लांट्स और मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगर 1 लाख रुपए तक किसी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम टाइनी यूनिट्स के नाम से जानते हैं। अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1980 की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि द लिमिट वॉज फर्दर रेज टू रुपीज 20 लाख, यानी कि जो लिमिट 10 लाख थी वो फिर से बढ़ा दी गई और उस लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया 1980 में। और एंसिलरी यूनिट की अगर हम बात करें तो एंसिलरी यूनिट की जो लिमिट थी वो 1975 में 15 लाख थी जो कि अब 1980 में बढ़ा के 25 लाख कर दी। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं टाइनी यूनिट की जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए थी 1977 में, जो कि 1980 में आके बढ़ा दी और 2 लाख रुपए कर दी। तो जो 1980 में जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था वो इंक्रीज कर दिया, स्मॉल स्केल यूनिट के लिए 20 लाख, एंसिलरी यूनिट के लिए 25 लाख और टाइनी यूनिट्स के लिए 2 लाख। उसके बाद थी दिस लिमिट हैज़ बीन कंटिन्यूसली रेज अपवर्ड एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 24 December 1999 it has been fixed at rupees 1 crore for small scale industry and ancillary unit and rupees 25 lakh rupees for tiny unit। यानी कि 1999 में आके जो हमारी स्मॉल स्केल यूनिट्स थी और जो हमारी एंसिलरी यूनिट थी जिनकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट थी, उन दोनों ही यूनिट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी वो सेम कर दी जो कि थी 1 करोड़ रुपीज़। ठीक है, जो कि थी 1 करोड़ रुपीज़ तक आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और वहीं पे जो टाइनी यूनिट थी उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था वो बढ़ा के 2 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया, 25 लाख रुपए कर दिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है? स्मॉल स्केल यूनिट रेफर टू एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन विच द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड इन मशीनरी
जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी में, वेदर होल्ड ऑन ओनरशिप टर्म और ऑन लीज और ऑन हायर परचेज डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़, कि चाहे जो इन्वेस्टमेंट चाहे ओनर की खुद की हो, चाहे उसने लीज पे ली हो या फिर हायर परचेज से पे पैसा लिया हो इन्वेस्टमेंट में, जो भी एसेट्स है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ की जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जो लिमिट 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई तो वो स्मॉल स्केल सेक्टर के अंदर नहीं आएगी, वो लार्ज स्केल सेक्टर के अंदर आएगी। अगर आप स्मॉल स्केल सेक्टर के लिमिट के अंदर रहना चाहते हो, उसका बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में 1 करोड़ तक करनी होगी। A unit with an obligation to export at least 30% of its annual production by the end of the third year from the date of commencement of production and having investment ceiling as prescribed for small scale undertaking, that is up to ₹1 crore in plant and machinery, is termed as export oriented small scale industrial unit। एक इंडस्ट्री सेटअप हुई, 3 साल तक उसको कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं करना, 3 साल तक वो सेटअप हो चुकी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक क्राइटेरिया बता दिया कि वो 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है, 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है अपने एसेट्स में, प्लांट्स और मशीनरी में। अब एक ऑब्लिगेशन ही आई, यहाँ पे कहते हैं कि 3 साल तक तो वो बिजनेस कर सकती है। 3 साल खत्म होने के बाद ही उसको जो भी अपनी उसकी टोटल प्रोडक्शन होगी उसका 30% जो है बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करना होगा। क्यों करना होगा? जिसकी वजह से बाहर की जो अर्निंग है, ठीक है, बाहर की जो फॉरेन करेंसी है वो हमारी कंट्री में आए और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर हम बाहर की कंट्री से ट्रेड करते हैं तो हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होता है? इट रेफर टू एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच इज एंगेज और इज प्रपोज टू बी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स, कंपोनेंट्स, असेंबलीज, टूल्स, ठीक है, और इंटरमीडिएटरी और रेंडरिंग द सर्विस और एंड अंडरटेकिंग सप्लाईज और रेंडर और proposed to supply or render not more than 50% of its production or services as the case may be to one or more other industrial undertaking and whose investment in plant and machinery whether hold on ownership term or on lease or on hire purchases does not exceed ₹1 crore। इसमें कहा गया एंसिलरी इंडस्ट्रियल यूनिट वो होती है जिसमें किसी भी बिजनेस में अगर 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट किया हुआ है। तो डिफरेंस क्या हुआ? एंसिलरी यूनिट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट में डिफरेंस क्या हो? दोनों में जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो सेम है, लेकिन डिफरेंस है कि वो क्या मैन्युफैक्चर करता है। यहाँ पे हम बात करते हैं एंसिलरी यूनिट्स की, तो इसका जो मेन एंगेजमेंट है वो किस चीज़ में है, क्या चीज़ मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करता है? पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को, सब असेंबलीज को, टूल्स, इंटरमीडिएटरीज, और क्या काम करता है? सर्विस को रेंडर करने का काम करता है। एंड अंडरटेकिंग सप्लाईज और रेंडर्स और प्रपोज टू सप्लाई और रेंडर नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स प्रोडक्शन और सर्विसेज as the case may be to one or more other industrial undertaking and whose investment in plant and machinery whether held on ownership term or on lease or on hire purchases। में यही कहा गया है कि ये क्या काम करता है? मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स वगैरह को बनाता है किसी भी प्रोडक्ट के, और उसको क्या करता है? अदर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है जिनको पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जो क्या करते हैं? एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाते हैं जिसके लिए उनको पार्ट्स की ज़रूरत होती है, वो इनसे खरीदते हैं। 50% तक वो क्या करते हैं? अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो है अपना सामान वो सेल करते हैं। ठीक है, it should be noted that no small scale or ancillary unit undertaking shall be the subsidiary of or owned or controlled by any other industrial undertaking, and that is calculated the value of plant and machinery. The original price thereof shall be taken into account irrespective of whether the plant or मशीनरी इज न्यू और सेकेंड हैंड। यहाँ पे कहा गया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक ही होगी, चाहे आपने मशीन पुरानी यूज़ की हो चाहे नई यूज़ की हो। साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो भी एंसिलरी यूनिट्स है या फिर जो स्मॉल स्केल यूनिट्स है वो क्या होनी चाहिए? एक ओनर कंपनी होनी चाहिए, वो किसी की सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, वो किसी कंपनी के अंदर काम ना करे। उसके बाद हमने कहा टाइनी एंटरप्राइजेस क्या होता है? टाइनी एंटरप्राइजेस रेफर टू एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग where the investment in plant and machinery does not exceed ₹25 lakh irrespective of its location। यानी कि इंडस्ट्रियल टाइनी एंटरप्राइजेस वो है जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट या मशीनरी में वो 25 लाख रुपए तक होनी चाहिए। ठीक है,
ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने पढ़ा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या कंसेप्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, साथ ही साथ हमने इसमें एंसिलरी इंडस्ट्री और टाइनी इंडस्ट्री का कंसेप्ट भी पढ़ा। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो है हमारी इकोनॉमी की हेल्प करता है, डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और एक अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स है एक्सपोर्ट अर्निंग का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।